गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:50 हो चुके हैं। मैं 5 मिनट से फिर से लेट आया हूँ, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ काम चलते रहते हैं। सुबह में मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, तो थोड़ा समय उसमें चला जाता है। बट हाय प्रभाकर, आई नो यू मस्ट बी लिटिल अनॉयड कि मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट होता हूँ, बट आई एम हियर। हाय श्याम किशोर, हाय निशु खेर, हाउ यू। मैं अभी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करूँगा, सीधा विषय पे आऊँगा। और हमारा विषय जो चल रहा है वो विषय है कैरेक्टर, हाउ टू क्रिएट अ बिलीवेबल, प्लॉजिबल, ट्रूथफुल कैरेक्टर फॉर द कैमरा। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। आज 16वां सेशन है और अब तक मैं आपसे बहुत सारा काम करवा चुका हूं, और होपफुली आप सब ने अपने कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी लिख ली है, जैसे मैंने भी लिख ली है। उसको मैं 4 सेशंस के बाद शेयर करूंगा। उसको शेयर करने का एक तरीका मैंने सोचा है, मुझे प्री शूट करना पड़ेगा उसके लिए। और अगले 3-4 सेशंस के बाद ये जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको यूट्यूब के रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज के हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन आज शुरुआत करते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातों से। तो सबसे पहली बात यह है कि चूंकि हम लाइफ को रेप्लिकेट करते हैं ऑन स्क्रीन, क्योंकि हमारी जो फिल्में होती है, हमारी जो ऑन स्क्रीन फिल्मों में कहानियां होती है, वो कहानियां लाइफ से डिराइव की जाती है। इसलिए एक एक्टर को लाइफ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी लाइफ, एक एक्टर का लाइफ होता है। जब भी मैं अपने वर्कशॉप्स करता हूं तो मैं 3 एस्पेक्ट्स पे खास करके काम करता हूं। पहला एस्पेक्ट है लाइफ ऑफ एन एक्टर। हाय विठल, गुड मॉर्निंग। पहला एस्पेक्ट है लाइफ ऑफ एन एक्टर, दूसरा एस्पेक्ट है क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर, और तीसरा एस्पेक्ट है कंडक्ट ऑफ एन एक्टर। मतलब कि एक्टर को एक तरह की लाइफ जीनी पड़ती है, जैसे बाकी सबको, बाकी सारे प्रोफेशन के लोगों को एक तरह की लाइफ जीनी पड़ती है। हाय अजुना, गुड मॉर्निंग। उसी तरह से एक्टर्स को भी एक तरह की लाइफ जीनी पड़ती है। लेकिन चूंकि डॉक्टर का जो काम है, या इंजीनियर का जो काम है, या प्रोफेसर का जो काम है, उसमें लाइफ से जरूर नॉलेज एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पर उसको रेप्लिकेट नहीं किया जाता है। तो वो स्किल बेस्ड काम है। एक्टिंग भी स्किल बेस्ड काम है, लेकिन एक्टर जो होता है वो ज्यादातर 99% ऑफ द टाइम, जैसे मैंने पहले भी कहा है, 99% ऑफ द टाइम आप ह्यूमन बीइंग को ही प्ले करेंगे, अनलेस यू आर प्लेइंग चेयर और टेबल, एन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल, लेकिन उसका भी ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ को समझें, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक एक्टर को एक तरह का लाइफ जीना चाहिए। जैसे मैंने जो पिछले 12-13 सेशंस में, अभी 16वां सेशंस है, हम 13वें सेशन से 12वें सेशंस तक हमने एक्सरसाइज की, और 13वें सेशन से हमने कैरेक्टर पे काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके पहले जो 12 सेशंस हुए हैं उसमें मैंने एक्सरसाइजेस बताए हैं। वो एक्सरसाइजेस आपको एक्टर का लाइफ कैसे जीते हैं उसको जीने में मदद करेंगे। जैसे मैंने सेंसेस का एक्सरसाइज बताया, तो सिर्फ एक्सरसाइज के समय सेंसेस पे ध्यान नहीं देना है। एक्सरसाइजेस के बाद भी जब आपके सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ट्राई टू लिव योर लाइफ कंप्लीटली फुल्ली यूजिंग दो सेंसेस करेक्टली। जैसे इमोशंस की मैंने बात की है, तो इमोशंस को अपने अंदर आते जाते देखिए। जब तक आप किसी चीज को 360 डिग्री देखेंगे नहीं, तब तक उस चीज का एज अ टूल अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक्टर का काम थोड़ा सा थोड़ा सा क्रिटिकल है कि आप किसी इमोशन से गुजर रहे हैं रियल लाइफ में, तब भी आपको उस इमोशन को, उस फीलिंग को ऑब्जर्व करना है, और वही ऑब्जर्व करना आपको हेल्प करेगा आपके परफॉर्मेंस में। वैसे ही आपके जीवन को, आपको एक एक्टर का जो जीवन होता है वैसा जीवन बनाना पड़ेगा। आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, आपको खूब एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, आपको खूब सारा परफॉर्म करने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको लाइफ को बहुत क्लोजली, बहुत सेंसिटिवली जीना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि एक्टर की सबसे बेहतरीन एक क्वालिटी होती है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी यानी कि किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस या इमोशंस से तुरंत इंपैक्ट महसूस करना, तुरंत उसको फील कर लेना। वो एक एक्टर को उतना सेंसिटिव होना पड़ेगा। मैं एक और बात कहता हूं कि एक एक्टर को हमेशा अपने आप को एक सेंसर और एक रिसेप्टर की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। सेंसर इसलिए क्योंकि सेंसर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और वो तुरंत, हाय रंजीत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं देखता हूं कि आप बार बार आते हो। रंजीत इज
very good old friend from ZTV days, and Ranjit is one of the proprietor of a production house called फ्रेम्स, और वो बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं. आई एम सो हैप्पी दैट रंजीत इज वाचिंग. थैंक यू रंजीत. आगे बढ़ते हैं. तो मैं ये कह रहा था कि एक एक्टर को एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छा सेंसर भी बनना पड़ेगा और बहुत अच्छा रिसेप्टर भी बनना पड़ेगा. सेंसर इसलिए क्योंकि आपके आसपास होने वाली सारी चीज़ों को आप सेंस करें. रिसेप्टर इसलिए कि आपको रिसीव कर सके, आपके आसपास जो हो रहा है लाइफ को रिसीव कर सके. क्योंकि जब तक आप लाइफ को रिसीव नहीं करेंगे, जब तक लाइफ को सेंसिबली सेंस नहीं करेंगे, जब तक आप वल्नरेबल नहीं रहेंगे, जब तक आप किसी चीज से तुरंत अफेक्टेड नहीं हो जाएंगे, तब तक आप लाइफ को ट्रुथफुली आप रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे ऑन स्क्रीन. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक अलग तरह का एक्टर लाइफ जिए. उसके लिए जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सम मोर वेज. जैसे हम 3 काम कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया. हम पहला काम क्या कर रहे हैं? हम पहला काम कर रहे हैं अपने मैकेनिज्म को, अपने टूल को, अपने साउंड को, अपने आवाज़ को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी आइज़ को, अपने ब्रीदिंग को, अपने बॉडी को, अपने इमोशंस को, अपने सेंसेस को, इन सारी चीज़ों को ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं. बार बार उसका इस्तेमाल करके उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं. ये आपका एक काम हो गया. दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं? हम मटेरियल रेडी कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमने पहली चीज़ क्या की है? हमने पहली चीज़ की है कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी लिखी है. वो कहाँ से लिखी है? उसके मैंने 3 तरीके बताए थे. एक इमेजिनेशन, एक ऑब्जर्वेशन, एक टेक्स्ट. तो अगर आपने ऑब्जर्वेशन से कोई कैरेक्टर बना लिया है, या किसी टेक्स्ट से यानी किसी स्क्रिप्ट से अगर कोई कैरेक्टर आपने चूज कर लिया है, या कोई कैरेक्टर आपने इमेजिन कर लिया है, तो तीनों में कोई एक चीज कॉमन है और वो है कैरेक्टर. तो उस कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी हम लिख चुके हैं, यानी उस कैरेक्टर के जन्म से लेकर आज के दिन तक की पूरी कहानी लिख चुके हैं. उसके बाद मैंने कहा था कि उस कैरेक्टर के सेंसेस को ढूंढिए. आपने, मुझे लगता है वो सेंसेस क्या कैरेक्टर को पसंद है, सेंसेस से वो क्या क्या परसीव करता है, वो सब भी ढूंढ लिया होगा. तीसरी चीज मैंने कही थी कैरेक्टर के सीक्रेट्स. जैसे हम सब के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, हमारी क्लोजेस्ट पर्सनालिटी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वैसे ही कैरेक्टर के भी सीक्रेट्स होते हैं. इस बारे में हम बात कर चुके हैं और वो सीक्रेट्स भी आपने ढूंढ लिए होंगे. एक स्टेप और आगे उसी जर्नी में जो दूसरा वाला काम है कैरेक्टर क्रिएशन का, जो मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें तीसरी चीज आपको करनी है. आप ऑटोबायोग्राफी लिख चुके हैं, आप सेंसेस निकाल चुके हैं, मतलब ढूंढ चुके हैं कैरेक्टर के, आप सीक्रेट्स ढूंढ चुके हैं. अब चौथा काम आपको करना है कैरेक्टर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स. मतलब कैरेक्टर को क्या क्या चीजें, क्या क्या जगह, क्या क्या कलर, क्या क्या लोग, क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है, वो दोनों चीज. और तीसरी चीज, किन चीजों को लेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल है. मतलब वो ना उसको इफेक्ट करती है, ना उसको लेकर उसको कुछ सोचना है. ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मुझे वॉर्स के बारे में सोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, वॉर्स की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से वो मुझे इम्पैक्ट नहीं करता. इम्पैक्ट करता है ऑफकोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं इस संसार का हिस्सा हूँ, पर आई डोंट वांट टू पुट माय अटेंशन टू इट. सो it is very important that you find out likes, dislikes and the neutrality of the character where things doesn't concern him, right? So ये चौथा काम मैं आपको दे रहा हूँ आपके कैरेक्टर को करने के लिए. उसके बाद पहला काम हो गया ट्यूनिंग आवर इंस्ट्रूमेंट, सेकंड काम हो गया क्रिएटिंग द मटेरियल टू क्रिएट द कैरेक्टर, एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो हमें टेक्स्ट मिला है. नीरज सूद साहब इज वॉचिंग. नीरज दा इज माई इंस्पिरेशन. नीरज भाई थैंक यू सो मच. आप देख रहे हो और मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, और नीरज भाई इज द रीजन, बिकॉज ऑफ हिम आई कुड कम टू फिल्म्स. उनको एक कैरेक्टर मिला था और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें इस कैरेक्टर के लिए मेरे साथ मेरा कंपेनियन बन के मुझे मदद करनी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ आई केम इन फिल्म्स. सो थैंक यू सो मच नीरज भाई, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर वॉचिंग. अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, और कुछ अच्छा करूँ तो मुझे प्यार कर दीजिएगा. खैर, अभी मैं आगे बढ़ता हूं और आपको जैसे मैं कुछ तरीके बता चुका हूं स्क्रिप्ट को याद करने के विदाउट टेकिंग द एफर्ट्स ऑफ रिमेंबरिंग इट.
मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि आपको लाइंस को मगअप नहीं करना है, लाइंस को तोते की तरह रटना नहीं है, लाइंस को याद करने का एफर्ट नहीं लेना है। लेकिन जैसे हम कोई श्लोक या आयत जैसे याद करते हैं, हम बार 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 उसको बोलते रहते हैं और किस समय वो हमारे हाथ से कागज़ छूट जाता है और हमको याद रह जाता है। जैसे मैंने हनुमान चालीसा का एग्जाम्पल दिया था, नॉट कंपेनियन। ओके नीरज भाई, मैं समझ गया आपका बड़प्पन है। आई लव यू एंड यू आर माई गुरु नीरज भाई। तो मैं ये बता रहा हूँ, नीरज भाई मेरे बहुत सीनियर है और बहुत मस्ती मजाक बहुत करते हैं, मुझे बहुत परेशान भी करते हैं, लेकिन आई लव यू नीरज भाई। एट दैट टाइम आई एम योर गुरु ऑल द टाइम, आई एम योर डिसाइपल, आई एम योर चेला ऑल द टाइम नीरज भाई। मैं आगे बढ़ता हूं और मैंने जो 3 तरीके बताए हैं आपको, पहले मैंने पहला एक तरीका बताया कि आप अपने स्पीच को, जो कि आपके पास आपका टेक्स्ट है, उसके जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड पे स्ट्रेस देकर एक एक बार पढ़ेंगे तो आप कई बार उसको पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जस्ट प्लेनली अगर आप अपने लाइंस को रिपीट करते रहेंगे तो 10 12 15 20 बार के बाद आप बोर हो जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो याद करने का जो प्रोसेस है उसमें विदाउट एफर्ट आपको मज़ा लेना है। दूसरे बाई प्रोडक्ट्स क्या है कि जब आप हर वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डाल के पढ़ते हैं तो आपको एक तरीका सही लाइन के सही मतलब का तरीका आपको मिलता जाता है। उसके अलावा आपको कई वेरिएशंस मिलते हैं जैसे वो लाइन आप बोल सके। दूसरी मैंने बात बताई कि आप अलग अलग स्पीड में पढ़िए। आप अलग अलग स्पीड में जब लाइंस को पढ़ेंगे तो एक तो आप एंगेज रहेंगे क्योंकि आपको बार बार स्पीड बढ़ाना है, स्पीड घटाना है। उसके बाद मैंने एक और तरीका बताया। वो तरीका क्या बताया मैंने कि आप गाइए लाइनों को, जैसे हम गाना गाते हैं। मैंने बहुत बेसुरा हूं मैं और बहुत बेसुरे तरीके से मैंने गाकर बताया था। आप अगर सुरीले हैं तो सुर में गाइए, सुर में नहीं है तो बेसुरे होकर गाइए। आप अपनी लाइनों को गाते रहिए, तो गाते रहेंगे तो वो याद होती रहेंगी। तो ये हो गए 3 तरीके। अभी मैं चौथा तरीका बताता हूं। ये चौथा तरीका जब बताऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये आप खुद को भी एंटरटेन करने वाला तरीका है। दूसरा क्या है कि इस तरीके को करने से आप अपने अंदर, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रुथफुली नहीं, लेकिन अपने अंदर से इमोशंस को घुमाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं एक और तरीका। गुड नून राज पृष्टि सर। राज पृष्टि सर इज़ माय कंप्यूटर टीचर फ्रॉम माय स्कूल डेज एंड ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हु इज़ इम्पॉर्टेंट एंड उन्होंने ही मुझे एक्टिंग का कीड़ा लगाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच सर फॉर वॉचिंग ऑलवेज एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। यू ऑल ऑल्सो कैन शेयर इट एंड लेट इट रीच टू द पीपल हु रिक्वायर्स इट। जिनके पास लाखों हज़ारों रुपए देकर एक्टिंग स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं है, उनके तक ये वीडियोस पहुंचे, वो लोग देखें तो क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में ये जो मैं कर रहा हूँ एक्टिविटी वो करने का कुछ फ़ायदा हो। और दूसरी बात कि 2-3 सेशंस के बाद ये सारे सेशंस ट्रांसफ़र होने वाले रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पे, जिसके ऊपर मैं आगे भी बढ़ता रहूँगा, आगे भी बताता रहूँगा और मैं वहाँ तक आपको ले जाऊँगा जब आप अपने कैरेक्टर को ट्रुथफुली कैमरे के सामने पोर्ट्रे कर सके। सो लेट्स कैरी ऑन दिस प्रोसेस। और अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, जिससे आप एफर्टलेस अपनी लाइंस याद कर सके। तो अभी तक मैं 3 तरीके बता चुका हूँ। पहला तरीका मैंने बताया हर वर्ड पे स्ट्रेस देना। दूसरा तरीका मैंने बताया स्पीड्स वेरिएट करके पढ़ना। तीसरा तरीका मैंने बताया गाकर पढ़ना। अब चौथा तरीका है इमोशंस, अलग अलग इमोशंस में। जैसे मैं एक ही पैराग्राफ इसलिए पढ़ता हूं ताकि अगर मैं पूरी स्पीच पढ़ूंगा तो एक स्पीच में ही 1 घंटा लग जाएगा। सो मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ के आपको तरीका बताता हूं। आप अपनी पूरी स्पीच को वैसे पढ़िए और वैसे पढ़ते रहिए। याद मत कीजिए, स्पीच को अलग रख के मत बोलिए। वो बोलने का, वो करने का समय आएगा। वो समय आने में अभी समय है, तो वो समय जब आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इस तरीके से पढ़िए। मान लीजिए कि आपने पहला इमोशन चुना हास्य, लाफ्टर, तो माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता। ये मेरा काम भी नहीं है, ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह। मैं सबों की मदद करना चाहूँगा अगर मुमकिन हो तो।
यहूदी, गैर यहूदी, स्याह फाम, सफ़ेद फाम, कोई भी। तो ये एक मैंने भले ही फॉल्स इमोशन में पोर्ट्रे किया, लेकिन मैंने एक तरीके से किया। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए आपने कन्फ्यूजन का इमोशन ले लिया, आप कन्फ्यूज्ड है और कन्फ्यूज होकर कब पढ़ रहे हैं कि माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम है भी नहीं, ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह, मैं सबों की मदद करना चाहूँगा, अगर मुमकिन हो तो। यहूदी, गैर यहूदी, स्याह फाम, सफ़ेद फाम, कोई भी। सो ये एक और तरीका हो गया, एक और इमोशन हो गया। अब मान लीजिए आपने तीसरा इमोशन चूज़ किया है रोना, तो रोते हुए पढ़ लीजिए, माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम है भी नहीं, ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूँ, ना तो किसी को फतेह, मैं सबों की मदद करना चाहता हूँ, अगर मुमकिन हो तो। यहूदी, गैर यहूदी, स्याह फाम, सफ़ेद फाम, कोई भी। तो इस लाइन को मैंने एक और इमोशन में पढ़ लिया। हालांकि इमोशंस अभी मेरे फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है क्योंकि इमोशंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज जस्ट द वेरिएशन विच इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसको बहुत ध्यान से अटेंटिव होकर, अटेंशन को लगाकर करेंगे, तो हो सकता है आप ट्रुथफुल इमोशंस से जाएं, और ट्रुथफुल इमोशंस से जब जाएंगे तो इन लाइनों के करेक्ट इमोशंस क्या है वो भी आप डिस्कवर करते जाएंगे। लेकिन अभी परफॉर्म कैसे करेंगे वो हमको बिल्कुल डिसाइड नहीं करना है। अभी सिर्फ अलग अलग तरीके से हम स्क्रिप्ट्स को पढ़कर अपने आप के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए कि आपने इमोशन चूज कर लिया प्यार, हालांकि लाइन में प्यार व्यार की कोई बात नहीं है, लेकिन आपने इमोशन चूज कर लिया है प्यार, मोहब्बत, लव, और उससे पढ़ते हैं, माफ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ये मेरा काम भी नहीं है, ना तो मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूं, ना तो किसी को फतेह, मैं सबों की मदद करना चाहता हूं, अगर मुमकिन हो तो। यहूदी, गैर यहूदी, स्याह फाम, सफ़ेद फाम, हर किसी की। तो ये एक और तरीका हो गया। सो मैंने 4 तरीके पहले ही आपको 3 तरीके पहले ही बताए हैं कि हर वर्ड पर स्ट्रेस देकर आप पढ़ सकते हैं, तो उतने तरीकों से आप स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद स्पीड वेरिएट करके आप करेंगे तो उतने तरीकों से पढ़ लेंगे। उसके बाद गा कर पढ़ेंगे तो उतने तरीकों से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर अलग अलग इमोशंस में आप पढ़ लेंगे तो उतने तरीकों से पढ़ लेंगे। तो बहुत सारे तरीकों से जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते जाएंगे, अभी याद नहीं करना है, अभी स्क्रिप्ट को छोड़ के वर्ड्स को हटाकर नहीं पढ़ना है। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप एफर्ट्स डालेंगे वर्ड्स को याद करने के लिए, क्या होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तब आपका पूरा जो ध्यान होना चाहिए वो ट्रुथफुल एक्शंस, जिसकी मैं आगे बात करूंगा, आपके ट्रुथफुल इमोशंस, आपके ट्रुथफुल रिएक्शंस पे होना चाहिए। आपको उस टाइम और स्पेस में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तब आप ट्रुथफुल अभिनय कर पाएंगे। उस वक्त आपको लाइंस याद करने का एफर्ट्स नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लाइंस आपकी नेचुरली अपनी लगनी चाहिए, क्योंकि आप कैरेक्टर हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। क्या होता है बहुत सारे एक्टर्स के साथ कि जब वो लाइंस बोल रहे होते हैं तो क्योंकि उन्होंने लाइंस मगअप की हुई होती है, इसलिए जब परफॉर्म कर रहे होते हो तब दिमाग में आपके वो वर्ड्स के इमेज दिखते हैं, कहीं पे कुछ काटा है, कहीं पे निशान किया हुआ है, वो भी दिमाग में चलता है, वो वर्ड्स आपको दिखते रहते हैं, और इस वजह से आपका पूरा कंसंट्रेशन जहां होना चाहिए वहां नहीं होता है। आपका पूरा अटेंशन, आपके ट्रुथफुलनेस, आपके बीइंग इन प्रेजेंट में नहीं होता है, और उस वजह से आपके परफॉर्मेंस में कमी आती है। तो इसलिए अपने लाइंस को एब्जॉर्ब कर लीजिए। पंकज कपूर साहब जैसे कहते हैं, अपने लाइंस को पी लेना बहुत ज़रूरी होता है। पी लेने का मतलब है कि आपके कण कण में वो लाइंस बस जाएं। तो मैंने आज एक और तरीका बताया है आपको लाइंस याद करने का। मैंने 2 काम बताया आपको। एक तो आपको अपना जो कैरेक्टर क्रिएशन का मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे हैं उसमें उसके लाइक्स, डिसलाइक्स और जो चीज़ें उसको इम्पैक्ट नहीं करती उसके बारे में लिखना है। दूसरी बात मैंने बताई कि आप इमोशंस को लगाकर भी लाइंस को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सबटेक्स्ट की, जो मैंने पहले ही कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट।
सबटेक्स्ट की जब भी बात आती है तो ज़्यादातर एक्टर्स, हम सब टेक्स्ट के अंदर सबटेक्स्ट ढूंढते हैं कि टेक्स्ट को मैं किस तरह से बोलूँ तो उसमें सबटेक्स्ट निकल के आए। जैसे मेरा कोई लाइन है, मान लीजिए कि मैं बहुत दुखी हूँ और आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेरा लाइन है कि मैं बहुत दुखी हूँ और आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन का सबटेक्स्ट क्या है कि आई एम नॉट फीलिंग राइट, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। यही सबटेक्स्ट है इस लाइन का। और मैं अपने आसपास के वातावरण से भी खुश नहीं हूँ, तो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, मान लीजिए ये लाइन है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर सबटेक्स्ट डालते हैं ऐसे, आज मैं बहुत उदास हूँ, आज मेरा किसी बात में दिल नहीं लग रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जो इमोशंस, सब शब्दों के अंदर जो इमोशंस है उसके ऊपर और इमोशंस लगा के हमारे परफॉर्मेंस को ओवर एक्टिंग की तरफ मोड़ दिया। अब करना ये नहीं है। सबटेक्स्ट कहाँ से निकल के आता है? सबटेक्स्ट आपके एक्शन से निकल आता है। सबटेक्स्ट आपके साइकोलॉजिकल जेस्चर्स से निकल आता है। जैसे यही लाइन है कि मैं आज बहुत उदास हूँ और मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस लाइन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आज मैं बहुत उदास हूँ और आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। So my gesture of being in tension, my gesture of being tensed is giving away my subtext। हालांकि मैं लाइंस बिल्कुल अलग तरीके से बोल रहा हूँ। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है। जैसे मुझे अग्निपथ में एक एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन साहब का। हाय गुरुषा, गुड मॉर्निंग। अजय सिंह आडमार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए। एक अमिताभ बच्चन का साहब का मैं एग्जाम्पल अपने हर क्लास में देता हूँ। अग्निपथ का एग्जाम्पल है, जब उनकी माँ बहुत बीमार हो जाती है और वो आके अपनी माँ के सामने बैठते हैं, तो आइडियल सिचुएशन में कोई भी एवरेज एक्टर होगा तो वहाँ आके उदास होकर बैठेगा। बच्चन साहब ने उसको बिल्कुल अलग तरीके से पोर्ट्रे किया है। वो आते हैं, बैठते हैं, माँ को देखते हैं और हंस पड़ते हैं। अब यहाँ पे जब वो बिल्कुल विपरीत इमोशन को प्ले करते हैं तो हमें वो इमोशन ज़्यादा अपने अंदर तक पहुंचता है। दूसरी बात, नसीर साहब हमेशा कहते हैं और वो मुझे बात बहुत ही सही लगती है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया अपने परफॉर्मेंसेस में और दूसरों के परफॉर्मेंसेस में, कि एक एक्टर को ना एक लाइन बार बार बताई जाती है व्हेन यू आर एक्टिंग इन फिल्म्स, दैट लेस इज मोर, लेस इज मोर, लेस इज मोर, बट दैट स्टेटमेंट इज हाफ। दैट statement needs to be like less is more, I mean less outside, more inside। less outside, more inside का मतलब है कि less on your face, less on showing your emotions, but you have to go through the volcano of emotions। आपके अंदर इमोशंस बार 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 जनरेट होते रहने चाहिए, जो रियल लाइफ में होते हैं। हम कंटिन्यूसली इमोशंस से गुजरते हैं, बट चूंकि हम एक्टर्स का लाइफ नहीं जीते, हम एक्टर की तरह अपनी साइकोलॉजी को अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए लगातार गुजरने वाले इमोशंस को हम ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते हैं। वो हमको देखने की कोशिश करनी चाहिए। सो your subtext would not come out from your lines, but it would come out from your psychological gestures, your actions। और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि हम सारी लाइनों के सबटेक्स्ट ढूंढते हैं। जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसका कोई सबटेक्स्ट नहीं है, उसका सबटेक्स्ट यही है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे मेरा कोई और भाव नहीं है एक्सेप्ट शेयरिंग, कि मैं जो कुछ जानता हूँ, मैं जिस चीज़ों में बिलीव करता हूँ, जिससे मुझे मदद मिली है, मुझे जो गाइडेंस नहीं मिला था वो गाइडेंस और लोगों को मिल जाए, बस यही एक भाव है, इस वजह से मैं शेयर करता हूँ। तो शेयरिंग का ही एक सबटेक्स्ट है मेरे, जितना भी मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो हमें हर लाइन का सबटेक्स्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व की होगी ये बात कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो बोल रहा है वही मीन कर रहा होता है, पर चूंकि हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ओवर थिंकिंग इज मदर ऑफ एवरी डिजास्टर। हम थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम डूइंग पे कम ध्यान देते हैं। हमको करने से ज़्यादा हम सोचने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी को लगता है कि हम जब सोच रहे हैं तब भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली कुछ नहीं हो रहा होता है सिवाय आपके थॉट्स के वाइब्रेशंस वातावरण में जा रहे होते, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए
आपकी जो सोच है वो सोच है, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ थिंकिंग इज डूइंग, राइट? सो हमारे साथ होता क्या है कि हम जिन चीज़ों में सबटेक्स्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ आर हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, हम उन लाइन्स में भी सबटेक्स्ट ढूंढने लगते हैं। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो बोल रहा है वही मीन कर रहा है और वही बोल देना चाहिए अपने राइट इमोशंस के साथ। तो ओवर थिंकिंग में मत जाइए, बिकॉज ओवर थिंकिंग इज मदर ऑफ एवरी डिजास्टर। ओवर डूइंग में जाइए, जितना करेंगे, जितना करते जाएंगे, उतना आपका मैकेनिज्म ट्रेन होता जाएगा। हाय आरती देसाई, गुड मॉर्निंग। हाय मुकेश, हाउ आर यू? मुकेश पेरिस में है और मुझे लगता है बहुत खुश रहते होंगे। अपना ध्यान रखना, हालत थोड़ी ख़राब है भाई। दूसरी बात, तो मैं बात ये कर रहा था कि आप ओवर थिंकिंग में जाकर हर लाइन को बहुत बार एक्टर्स ओवरवर्क कर लेते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग इट सिंपल। द लाइफ, the craft itself is very complex. Don't make it more complex. Try to make it simple. Try to simplify it. और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप प्रोफेशनल एक्टर हैं, आप एस्पायरिंग एक्टर हैं, दोनों तरह के एक्टर्स के लिए ये लेक्चर्स, ये सेशंस मैं करता हूँ ताकि आप अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सके। माई एम इज़ टू डीमिस्टिफाई एक्टिंग। बहुत लोगों को लगता है एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ना हो पाए, ऐसा भी नहीं है कि सब नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। इट इज़ अगेन अबाउट बीइंग रिलैक्स्ड, इट इज़ अगेन अबाउट प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। इन 4 शब्दों को अगर आप बांध के रखेंगे तो मटेरियल आपके पास है, आपको बस करते जाना है। नाउ सबटेक्स्ट की मैंने बता दी बात कि सबटेक्स्ट इज नॉट ऑलवेज इन द टेक्स्ट, बट इट इज मोर ऑफन in your actions, in your psychological gestures. So try to find out your subjects through that, your subtext through your psychological gestures and actions. Now we have, अब जो मटेरियल हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अपने एक्टिंग स्किल्स को, अपने क्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अभी तक आपको इमेजिनेशन के बारे में बात कर ली है। इमेजिनेशन को कैसे यू टेक बियॉन्ड योर स्टोरेज, बियॉन्ड योर ओन एक्सपीरियंसेस, उसके बारे में मैं पिछले सेशंस में बता चुका हूं। अगर आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ मेरे टाइमलाइन पे जाइए और मेरे सेशंस को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। कुछ दिनों में ये सारे वीडियोस जो है मेरे रोल एक्सप्लोर के यूट्यूब चैनल पे, रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़ पे अवेलेबल हो जाएंगे और 20 सेशंस के बाद 21वें सेशंस पे आई विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ओनली, क्योंकि मुझे प्री शूट करके बहुत सारी चीज़ें आपको कन्वे करनी पड़ेगी। इसलिए try and go there and watch these sessions. These sessions will be available soon. तो अब तक हम इमेजिनेशन की बात कर चुके हैं, उसके बाद हम अटेंशन की बात कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज लिमिटेड बिकॉज वी डिराइव कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम आवर नॉलेज। अटेंशन हैज नो बाउंड्रीज, यू जस्ट पे अटेंशन एंड यू आर अटेंटिव, दैट्स इट। और वो किसी तरह के आपके नॉलेज के बाउंड्री से, किसी तरह के आपके एक्सपीरियंस के बाउंड्री से, किसी तरह के आपके पॉइंटेडनेस से अफेक्टेड नहीं है। अटेंशन इज ब्रॉडर एंड इट इज़ मोर फ्रीइंग। अटेंशन आपको ज़्यादा फ्री रखता है, कॉन्सेंट्रेशन आपको बांधता है। तो हमने अटेंशन की बात कर ली है। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एक्टर विच इज़ मेकिंग चॉइसेस। जैसे अपने जीवन में हमने बहुत बार ये पढ़ा भी है, फिलोसॉफिकली भी बात सही है, प्रैक्टिकली भी बात सही है कि वी आर रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। जैसे मैंने चूज़ किया अपने नॉलेज को, अपने विजडम को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने जो कुछ मैं जानता हूँ अभिनय के बारे में थोड़ा बहुत, उसको शेयर करने का चॉइस किया मैंने। मैं ये चॉइस भी कर सकता था कि मैं इसको शेयर ना करूं, मैं कहीं किताब में लिख दूं या अपने तक ही रहने दूं, लेकिन व्हाट आई एम राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई चूज टू डू दिस। वैसे ही एज एन एक्टर आपके चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और चॉइसेस नॉट अबाउट परफॉर्मेंसेस ओनली। परफॉर्मेंसेस में तो आप चॉइसेस करते ही है। जैसे मुझे आर्टिकल 15 में आयुष्मान खुराना का एक बहुत ही बढ़िया चॉइस का एक एग्जाम्पल याद आता है कि आर्टिकल 15 में एक जगह पे जाके वो एक बहुत ही हेरोइक स्पीच बोलते हैं। अब हेरोइक स्पीच बोलने के बाद जनरली
एक्टर्स क्या करते हैं कि अपने आप एक ऐसा जेस्चर का चॉइस करते हैं, लुक आई हैव डन इट, या देखो मैंने कर दिया, या मैं हीरोइज्म दिखा रहा हूं। इस तरह के चॉइसेस होते हैं उनके जेस्चर्स और पोस्चर्स के। लेकिन आयुष्मान ने बिल्कुल अपोजिट जेस्चर किया। उन्होंने वो पूरी स्पीच बोलने के बाद, जो कि बहुत ही हीरोइक थी, जो कि उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्रूव करती थी, जो उनके कैरेक्टर को एस्टेब्लिश और रजिस्टर और कंप्लीटली जस्टिफाई करती थी, वो स्पीच बोलने के बाद हेरोइक स्पीच थी। वो स्पीच बोलने के बाद वो हो सकता था ऐसे करते, देखा मैंने कर दिया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपोजिट चॉइस किया और बोलने के बाद बिकॉज द सिचुएशन वॉज हेल्पलेस ही डिड दिस। सो दिस इज वेरी डिफरेंट, वेरी इनोवेटिव चॉइस। वैसे ही जब आप एज एन एक्टर अपने परफॉर्मेंस को डिज़ाइन कर रहे हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चूज़ क्या करते हो। आपके पास मटेरियल, जैसे हम अपना कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उस मटेरियल में आपको 5000 थॉट्स आएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से 5 थॉट्स अपने लिए चूज़ करते हो। सो चॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप सिर्फ जब परफॉर्म करते हैं तब आपके चॉइसेस इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, तब तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आप अपना कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को क्रिएट करते वक्त जब आप इमेजिनेटिव जर्नी से गुजर रहे हैं, जब आप अपना मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, उस मटेरियल को इकट्ठा करते समय भी आपके चॉइसेस बहुत ज़रूरी है। आप करेक्ट चूज करें। आपको हजारों थॉट्स आएंगे जब आप इमेजिन करेंगे, लेकिन उसमें से चूज कीजिए कि क्या क्या आप यूज करना चाहते हैं। आपको सब कुछ यूज नहीं करना है, और अगर आप सब कुछ यूज करने लगेंगे, सब कुछ चूज करने लगेंगे, तो आप एक तो चॉइस करने की आदत नहीं डाल पाएंगे। हाय संचिता पुरी, संचिता इज हियर। संचिता इज वन ऑफ माय एक्स स्टूडेंट फ्रॉम माय वर्कशॉप, एंड she helps me when I do personalized workshops with people. She comes as a co-actor and she performs there. Thank you Sanchita, I hope you are good and you are in Kanpur, and I hope you are enjoying your time with your family. So मैं चॉइसेस की बात कर रहा था, तो चॉइस की बात ये है कि आप जब इमेजिन कर रहे हैं तब भी अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो आप अगेन ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में चले जाएंगे। तो जब आप अपना मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं तभी आप अपने चॉइसेस के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं द डिक्टेटर स्पीच जो है चार्ली चैपलिन की फेमस स्पीच, उस स्पीच को करने वाला हूँ, तो मैंने चूज किया है दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट दैट वे। I am not going to do that character as a dictator. I am not going to portray it like Charlie Chaplin. I am going to put that speech into a very different scenario where a struggling actor who has been depressed, who is not finding his work, he's been broken, and now today he has the last chance to perform and he has chosen this speech. So I am putting this speech into that scenario, and that is my imaginative choice. So very important that you have a choice when you are imagining. आप जब imagine करते हो तो आप अपने आप को अगर येलो कलर के शर्ट में देखते हो, ब्लू कलर के शर्ट में, ग्रीन कलर के, वाइट कलर, रेड कलर के शर्ट में देखते हो, तो सब शर्ट्स आप नहीं चूज़ कर सकते, आपको एक शर्ट चूज़ करना पड़ेगा। जब आप अपने कैरेक्टर की साइकोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं तो आप 4 तरह के अलग अलग साइकोलॉजी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आपको कोई एक साइकोलॉजी चूज़ करनी पड़ेगी, कोई एक बिलीफ, कोई एक कन्विक्शन, कोई एक ट्रुथ, हर चीज़ एक होगी, उसको चूज़ करते जाना होगा। एंड वंस यू चूज़ इट, देन जर्नी आगे बढ़ती है। फिर वो आपके प्रैक्टिस में आता है, और प्रैक्टिस में आते आते जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो वो आपका बिलीफ बनता है। बिलीफ जब स्ट्रांग होता है वो आपका कन्विक्शन होता है, और कन्विक्शन अल्टीमेटली आपको ट्रुथ की तरफ ले जाता है। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू शुड चूज वाइजली। तो
आज मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है। कल एक सेशन 17वां सेशन होगा, फिर 18, फिर 19, फिर 20वां सेशन होगा मंडे को। उसके बाद 21st सेशन से हम चले जाएंगे यूट्यूब पे, हमारे रोल एक्सप्लोर स्टूडियो पे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इस जर्नी में हमारे साथ रहें। और जो लोग मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, आई एम श्योर मैं जब यहाँ पे मैं लाइव करता हूँ तो 10, 12, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोग साथ होते हैं, लेकिन वीडियो जब शेयर कर देता हूँ अपने वॉल पे, उसके बाद शाम तक वो 500, 600 लोग देख लेते हैं। कुछ वीडियोस को 300, 400 लोगों ने देखा है। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि कम से कम 15 से 20 लोग आउट ऑफ 500, 600 पीपल, देर आर 10 to 15 people who are actually following me and who are actually writing and who are actually creating their character. If you are one of those, keep doing it. आज मैंने 3 इम्पॉर्टेंट बातें बताई है। सबसे पहले मैंने लाइफ एक्टर की कैसे जीना है उसके बारे में बताया है। आपको लाइफ को एक्टर की तरह जीना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया, अरे हंसल सर इज़ वाचिंग, हंसल सर कैसे हैं आप? हंसल मेहता, हमारे द स्कैम के डायरेक्टर हंसल मेहता साहब को इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, पर आई एम एक्साइटेड सर कि आप भी देख रहे हैं। तो मैं ये कुछ सेशंस कर रहा हूँ कुछ दिनों से। आज 16वां सेशन है जिसमें मैं एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि हंसल सर ने मुझे कुछ बार डांटा भी है हमारे द स्कैम 92 के शूट में, पर सर मैं वो सारी चीज़ें करेक्ट करता जाऊँगा। खैर, तो मैं इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहा था कि मैं पहली बात मैंने आपको बताई कि लाइफ ऑफ एन एक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेर यू लिव एक्टर्स लाइफ, जहाँ पे आपको अपने आप को एक सेंसर, अपने आप को एक